हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज की जो नई वीडियो है उसे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। पहले मैं डिस्कस करूँगा विश्व की जनसंख्या वाले लेसन के बारे में। विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इस लेसन में क्या है, विश्व में जनसंख्या या विश्व मतलब होता है वर्ल्ड, जन मतलब होता है स्त्रियां, पुरुष और बच्चे। इन तीनों से मिल करके जनसंख्या बनती है। और इस जनसंख्या में केवल स्त्री, पुरुष और बच्चे, इन यही तीनों काउंट होते हैं। अब कहाँ पर जनसंख्या सघन बसी हुई है, कहाँ पर विरल बसी हुई है, ये वितरण में आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व भी आपको इसी वीडियो में समझा दिया जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में एकाएक वृद्धि होना, ये जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या, पहले तो हम इसमें आपको धीरे धीरे से सब कुछ समझा देते हैं। एक जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत कम स्थानों पर ज़्यादा लोग तथा ज़्यादा स्थानों पर कम लोग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एशिया की स्थिति है ये एशिया के मायने में भी सही है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसके मायने में भी सही है। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो उच्चावच हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमियाँ हैं, पर्वत है, पठार हैं, जो समतल मैदान वाले भाग हैं, यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। और जो एशिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग कम है, पर्वतीय, पठारी, ये सारे भाग जो हैं उच्चावच भूमियाँ ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, यानी विरल जनसंख्या पाई जाती है, और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यानी सघन जनसंख्या पाई जाती है। और यही चीज़ विश्व में भी होती है। अगर आपको इसे समझना है तो आइए समझते हैं कुछ चीज़ों से। अगर हम बात करें कि विश्व की कुछ देशों की जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व के कुछ देश जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब विश्व में कौन से देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक विश्व में चीन की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आपको जब मैपिंग में भी क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा लेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, किस देश की है, उसको दर्शाइए मानचित्र में। या फिर ये भी पूछ सकता है दूसरे नंबर पर किस देश की जनसंख्या है, उसे मानचित्र में दर्शाइए। तो विश्व में प्रथम स्थान पर जो देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद ब्राजील है। तो ये तो हो गया विश्व के कुछ देश जनसंख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक है। अब जनसंख्या देखिए, चीन में सर्वाधिक है लेकिन चीन का क्षेत्रफल कम है। भारत में जनसंख्या सर्वाधिक है लेकिन भारत का भी क्षेत्रफल कम है। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वप्रथम में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है रूस का है, दूसरे नंबर पर कनाडा का है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर उसके बाद चीन का, फिर उसके बाद ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर जाकर के भारत का। मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के बारे में भी ठीक ही कहा है, और इस कथन को अगर विश्व से लगाएं तो ये भी सच ही होगा कि बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं और बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। अब इस लेसन में हमें चर्चा क्या करना है, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। बस इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में हमें चर्चा करना है कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से किया जाए और जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, विस्फोट हो रहा है, तो उसे नियंत्रण में कैसे लाएं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। बारी बारी से अगले लेसन को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो रही बात जनसंख्या घनत्व की, किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है तो वहाँ की पूरी जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से आप भाग दे देंगे तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर परिभाषित के लिए आपको जनसंख्या घनत्व पूछता है तो प्रति प्रति वर्ग किलोमीटर में, सीधे सीधे बोले तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या
लोगों की संख्या में कौन आ सकता है? बच्चे आएंगे, स्त्री आएंगे, पुरुष आएंगे, इन्हीं तीनों की बात होगी। तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र विशेष का अगर बात करें तो। हाँ, अगर किसी देश की जनसंख्या का घनत्व निकालना है तो उसकी कुल जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा जब आएगी, जब लोगों में शिक्षा आएगी तो जनसंख्या में नियंत्रण आएगा, और अगर शिक्षा नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, हम बात कर रहे थे, तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। 382 यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो है, राज्य जो है, वो है बिहार। बिहार में 1102 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1102 लोग। तो भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो होगा बिहार। अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तब कौन सा होगा, तो अगर आप चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं, वैसे मुझे बताना तो है ही। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 17 से 18 व्यक्ति पाए जाते हैं। अब अगली चीज हमारी टॉपिक है जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार: अधिकतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व या जनविहीन जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के अगर प्रकार आपसे पूछे जाते हैं तो या तो अधिकतम होगा, या तो मध्यम होगा, या तो न्यूनतम या मतलब कम, या तो जनविहीन। जनविहीन मतलब वहां पर कोई नहीं रहता है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका पर बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब कि केवल ना के बराबर रहते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं जनविहीन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रतिकूल जलवायु है, जहां पर रहने योग्य जलवायु नहीं है, वहां पर जनविहीन क्षेत्र है, जैसे अंटार्कटिका आप समझ सकते हैं। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। अगर 100 से 1 किलोमीटर में 100 से अधिक जनसंख्या रह रही है तो उसे आप बोल सकते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। अगर 50 से 100 के बीच में रह रही है जनसंख्या 1 किलोमीटर के बीच में, तो उसे आप मध्यम जनसंख्या घनत्व बोल सकते हैं। अगर 50 से भी कम है, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 50 से भी कम है, 1 किलोमीटर में केवल 17-18 लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा कम जनसंख्या घनत्व या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण को हमने समझा दिया है कि जनसंख्या वितरण देखिए, जनसंख्या वितरण से सीधा सीधा तात्पर्य है कि कहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, यानी इसके कौन से कारक हैं जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कम जनसंख्या रहती है, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो आपको केवल 2 चीज़ ध्यान में रखना है, एक अनुकूल जलवायु, एक प्रतिकूल जलवायु। अगर अनुकूल जलवायु की बात करें तो जहाँ पर भी व्यक्ति के लिए अनुकूल जलवायु होगी वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करेंगे, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होगी वहाँ पर व्यक्ति कम निवास करेंगे। अब अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है, तो धीरे धीरे टॉपिक से समझते हुए चलते हैं। अगर इंसान कहाँ रहना पसंद करेगा, जहाँ पर ना तो ज़्यादा वर्षा हो, ना तो ज़्यादा वर्षा हो और ना ही कम वर्षा हो, यानी जल की मात्रा वहाँ पर उपलब्ध रहनी चाहिए। और भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए, भूमि की आकृति होनी चाहिए समतल भूमियाँ। उच्चावच रहेगा, उबड़ खाबड़ भूमि रहेगी और अनुपजाऊ भूमि रहेगी तो वहाँ पर लोग रहना पसंद कम करेंगे। यानी मृदा जो है वो उपजाऊ भी होना चाहिए और वहाँ की मृदा समतल भी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम जलवायु की। जलवायु में अब देखिए सीधे सीधे हम आपको ये बता देते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ पर भी कोई रहना नहीं पसंद करेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा, और जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा, जहाँ पर कम वर्षा होगी यानी सूखा पड़ेगा वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि
अनुकूल जलवायु यानी जितना आवश्यकता है उतनी जल की उपलब्धता, जितनी आवश्यकता है उतना ही तापमान, यानी ना तो इतना तापमान हो जाए कि चमड़ी जलने लगे, या तो इतना ही कम तापमान हो जाए कि ठंड लगने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनसंख्या वितरण यही है कि जहाँ पर अनुकूल जलवायु आपके लिए रहेगी वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे, जहाँ पर अनुकूल जलवायु नहीं रहेगी, प्रतिकूल जलवायु रहेगी, वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे। यानी जहाँ अनुकूल जलवायु सघन जनसंख्या, जहाँ प्रतिकूल जलवायु विरल जनसंख्या। ठीक, इतना समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या में होने वाला संख्यात्मक परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल यही नहीं है कि जनसंख्या 10 थी उसके बाद 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, ये जनसंख्या वृद्धि केवल यही नहीं है। अगर हम बोलते हैं 10 से जनसंख्या 5 भी हो गई तो भी ये जनसंख्या वृद्धि ही है। अब बोलेंगे आप ये कैसे हो सकता है? जनसंख्या में वृद्धि एक धनात्मक वृद्धि होती है, एक ऋणात्मक वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी भी जगह की जनसंख्या 100 है, 100 लोग वहाँ पर रहते हैं। अब उसमें 100 से अगर जनसंख्या 200 हो जाती है, 100 से यानी ऊपर अगर जाएगी, एवब जाएगी, तो उसे आप धनात्मक जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अगर 100 से नीचे आ जाती है, मान लीजिए कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई जिससे लोगों की जनसंख्या घटने लगी, तो इसे आप बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि, लेकिन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि इसे बोलेंगे। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या में लोगों की संख्या का बढ़ना धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, लोगों की जनसंख्या का घटना ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं? कब जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह कम होती है, ज़्यादा होती है, यही आपको समझना है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये क्या होता है? जन्म दर की अगर हम बात करें, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वालों की संख्या यानी जन्म लेने वालों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ये हर जगह की बात की जाएगी, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या यानी मृतकों की संख्या जो होगी वो मृत्यु दर कहलाएगी। प्रवास तीसरा टॉपिक है, प्रवास। इसी में प्रवास क्या होता है? एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, ये प्रवास कहलाता है। और प्रवास क्या होता है? एक अस्थाई प्रवास होता है, एक अस्थाई प्रवास होता है। अस्थाई प्रवास क्या होता है? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से गए और दिल्ली में हमेशा हमेशा के लिए बस गए, कभी नहीं यहाँ पर आना है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका अस्थाई प्रवास है। लेकिन अगर आप यहाँ से दिल्ली में गए, 2 साल बाद वापस आ गए, तो ये आपका अस्थाई प्रवास है। और इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो आप जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ को जा रहे हैं, मतलब इसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है उद्गम स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान यानी जहाँ से जा रहे हैं, और गंतव्य स्थान यानी जहाँ को जा रहे हैं। तो जहाँ पे आपको जाना है वो आपका गंतव्य स्थान रहेगा, और जहाँ से आप जा रहे हैं वो आपका उद्गम स्थान रहेगा, यानी जहाँ आप जन्म लिए हैं वो आपका उद्गम स्थान ही होगा। तो अब इसमें देखिए प्रवास भी 2 प्रकार का होता है, या तो आप उस तरह से बता दिए अस्थाई अस्थाई, या तो आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास क्या होता है? किसी स्थान पर जाकर बस जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना आप्रवास कहलाता है। और आप्रवास देखिए 2 तरह से होता है। प्रवास की अगर बात करें तो प्रवास 2 तरह से होता है। एक तो अगर पुरुष प्रवास करता है तो ज़्यादातर मायने में पुरुष किस लिए प्रवास करता है? रोजगार के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए वो प्रवास करता है। स्त्रियों का ज़्यादातर प्रवास उनकी शादी के बाद होता है, यानी उनकी शादी हुई तो वो अपने ससुराल चली जाएंगी, तो वो उनका प्रवास हो जाएगा। कुछ लोगों का ससुराल में जाकर अस्थाई प्रवास भी हो जाता है, अब उनकी मान्यताओं के हिसाब से वो होता है। और कुछ लोगों का अस्थाई रहता है, जाती भी हैं आती भी हैं, लेकिन हाँ वो उनका घर वहीं हो जाता है। तो पुरुषों का प्रवास काम और रोजगार के लिए, स्त्रियों का प्रवास शादी के बाद
ज़्यादातर मायने में। और उद्गम स्थान बता दिया, गंतव्य स्थान जहाँ पैदा होते हैं उद्गम स्थान होता है, जहाँ जाते हैं वो गंतव्य स्थान होता है। आप्रवास क्या होता है? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आप्रवास कहलाता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए, ये आपका आप्रवास होगा। और अगर दिल्ली से किसी अन्य जगह चले गए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए, दिल्ली से मान लीजिए आप मुंबई चले गए, तो दिल्ली से जो आप मुंबई जाएंगे वो आपका उत्प्रवास हो जाएगा। यानी एक जगह गए फिर उसके बाद भी वहां से प्रवास कर दिए, तो ये आपका उत्प्रवास कहलाता है। लोग किन किन कारणों से प्रवास करते होंगे? प्रवास के कारण क्या है? प्रतिकर्ष कारक एक होता है, एक होता है अपकर्ष कारक। ध्यान देंगे तो सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा टॉपिक को। अगर आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा आसान सी टॉपिक है। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक में काम को बेहतर, रोजगार। देखिए, अपकर्ष कारक प्रवास यानी इंसान कब प्रवास करता है? या तो अच्छी सुविधाओं के लिए प्रवास करता है, उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन वो और अच्छी सुविधाएं चाहता है, तो ये तो जो प्रवास होगा ये अपकर्ष कारक कहेंगे इसे आप, प्रवास का। लेकिन अगर वहाँ की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, बीमारियां वहाँ पर हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी स्थिति इतनी है कि वहाँ रहकर जिया नहीं जा सकता है, तो वो होगी दयनीय स्थिति। और उस दयनीय स्थिति से बचने के लिए जो इंसान प्रवास करता है वो प्रवास कहलाता है प्रतिकर्ष प्रवास का कारक वो कहलाता है। और अगर आपके पास रहने खाने हर चीज़ की सुविधाएं हैं लेकिन आप और अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, और अच्छी सैलरी चाहते हैं, और अच्छा वातावरण चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो आप प्रवास करेंगे वो कहलाएगा आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष प्रतिकर्ष आपको समझ में आ गया। अब अगली टॉपिक जो हमारी है जननांकी संक्रमण। जननांकी संक्रमण, जन्म दर, मृत्यु दर, इन्हीं के टॉपिकों में चर्चा, इन्हीं के बारे में चर्चा होगी केवल जननांकी संक्रमण में। जननांकी संक्रमण क्या होता है? जननांकी संक्रमण समझने से पहले आप ये समझ लीजिए जननांकी चक्र क्या होता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर की तरफ चलना ही जननांकी चक्र कहलाता है। कहना यह है कि उच्च जन्म दर कब होगी और उच्च मृत्यु दर कब होगी? जब वहां पर अशिक्षा होगी। और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कब होगी? जब वहां पर अशिक्षा होगी। जब वहां पर शिक्षा होगी तो लोग खुद पर नियंत्रण रखेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, तो जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और अगली टॉपिक थी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण तभी हो सकता है जब परिवार नियोजन किया जाएगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा और उन्हें, मतलब देखिए, इसमें परिवार नियोजन की जितनी भी उसमें नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे एक नारा चला था, हम दो हमारे दो, लेकिन अब क्या है कि हम दो हमारे 10, इस तरह से चलेगा तो जनसंख्या रुकेगी नहीं, ये तो परिवार नियोजन नहीं हुआ। हाँ, 2 से 2 हो जाए, ये नहीं कि 2 से 4 हो जाए। तो परिवार नियोजन की अगर व्यवस्था करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जन्म दर पर नियंत्रण आपको लगाना पड़ेगा और परिवार नियोजन की विधियों का पालन करना पड़ेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में हो जाएगी।